तमस। उपन्यास 4। टीले के ऊपर पहुंचकर दोनों ने अपने घोड़े रोक लिए। सामने दूर तक चौड़ी घाटी फैली थी जो पहाड़ों के दामन तक चली गई थी। लगता दूर क्षितिज पर सतरंगी धूल उड़ रही है। विशाल मैदान, कहीं कहीं छोटी छोटी पहाड़ियां और उन पर स्वच्छ नीला आकाश जिसकी पारदर्शी ऊंचाइयों में चीलें तैर रही थीं। बाईं ओर ऊंचा पहाड़ था जिसे नीली आभा ढके हुए थी। पहाड़ की ऊंचाई पश्चिम की ओर ढलते ढलते इतनी कम हो गई थी कि मैदानों को छूने लगी थी। दाईं ओर दूरियों के धुंधलके में लाली माइल की पहाड़ियों की धूमिल सी आकृतियां नजर आ रही थीं। सूर्योदय के समय इस दृश्य को दिखा पाने के लिए ही रिचर्ड अपनी पत्नी को ले आया था। रिचर्ड ने मुड़कर लीजा के चेहरे की ओर देखा। इस दृश्य को देखकर उस पर कैसा असर हुआ होगा, वह देखना चाहता था। इस मनोरम दृश्य को वह इस ढंग से लीजा के सामने पेश करना चाहता था मानो इतने दिन तक इसे एक तोहफे की तरह संभाल कर रखे रहा हो। प्रातः की सुहावनी हवा में लीजा के सुनहरे बाल हौले हौले उड़ रहे थे। उसकी नीली आंखों में एक विशेष प्रकार की स्वच्छता और चमक थी। केवल आंखों के नीचे हल्के हल्के घूमड़ बनने लगे थे, जो ऊब के कारण, अधिक बियर पीने तथा देर तक सोते रहने के कारण पैदा हो गए थे। लीजा को खुश कर पाने के लिए ही वह उसे यहां लाया था। अब की बार लगभग 6 महीने के बाद लीजा विलायत से लौटी थी, और रिचर्ड नहीं चाहता था कि पिछली कहानी फिर से दोहराई जाए और लीजा नई जगह पर उबने लगे और परेशान होकर फिर विलायत लौट जाए। यदि लीजा को यह शहर पसंद नहीं आया तो यहाँ का निवास दोनों के लिए नरक बन जाएगा। वह दिन भर दफ्तर में काम करने के बाद लौटेगा तो दोनों के बीच कोसाकासी शुरू हो जाएगी। रिचर्ड ने मन ही मन पक्का इरादा कर लिया था कि सुबह का वक्त वह लीजा के साथ बिताया करेगा। इसी कारण पिछले 1 हफ्ते से जब से लीजा आई थी, वह कभी ठंडी सड़क पर, कभी टोपी पार्क में तो कभी घुड़सवारी पर उसे बाहर लाता रहा था। अपनी ओर से लीजा भी पूरी कोशिश कर रही थी कि वह भी रिचर्ड की रुचियों में रुचि लेने लगे और अपने मन को लगाए रखे। जिले के डिप्टी कमिश्नर की पत्नी के नाते लीजा अकेली भी छावनी सदर में घूमती तो देसी लोग उठ उठकर सलाम करते थे, भाग भाग कर उसका हुक्म बजा लाते थे। पर कोई यहां तक अकेला घूम सकता है, और डिप्टी कमिश्नर का समय अपना समय नहीं होता। इसलिए दोनों के ही मन में अंदर ही अंदर इस बात का खटका भी था कि वह ज्यादा देर तक चल पाएगा या नहीं, चाहते हुए भी निभ पाएगा या नहीं। वह सुंदर है, लीजा बोली। वह सामने पहाड़ कौन सा है? क्या यहीं से हिमालय के पहाड़ शुरू हो जाते हैं? हाँ, यही समझो, रिचर्ड ने प्रोत्साहित होकर कहा। और यह घाटी आगे चलकर ऊंचे पहाड़ों के बीच सैकड़ों मील दूर तक चली गई है। कितनी सुनसान सी घाटी है, लीजा बुदबुदाई। नहीं लीजा, यह बड़ी ऐतिहासिक घाटी है। हिंदुस्तान में आने वाले सभी हमलावर इसी रास्ते से आए थे, मध्य एशिया से आने वाले भी और मंगोलिया से आने वाले भी। रिचर्ड का उत्साह बढ़ रहा था। अलेक्जेंडर भी इसी रास्ते हिंदुस्तान में आया था। आगे चलकर घाटी 2 रास्तों में बंट गई है। एक रास्ता तिब्बत की तरफ चला गया है, दूसरा अफगानिस्तान की तरफ। इसी रास्ते सौदागर लोग भी और बुद्ध धर्म के प्रचारक भी दूर दूर तक जाते थे। बड़ा ऐतिहासिक इलाका है। मैं तो पिछले महीने भर से इसमें घूम रहा हूँ। इतिहासकार के लिए तो यह इलाका बेशकीमत है। जगह जगह पुरानी इमारतों के खंडहर हैं, किले, बुद्ध विहार, सराय। तुम तो रिचर्ड यो बातें कर रहे हो जैसे ये तुम्हारा अपना देश हो, लीजा ने हंसकर कहा। देश अपना नहीं है लीजा, पर इतिहास का विषय तो अपना है, रिचर्ड ने मुस्कुराकर कहा। फिर घुड़सवारी का बेंत पहाड़ी की ओर दिखाते हुए बोला। उस पहाड़ के पीछे करीब 17 मील की दूरी पर टैक्सला के खंडहर हैं। टैक्सला जानती हो ना? हाँ, नाम सुना है। वहां किसी जमाने में बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी हुआ करती थी। लीजा मुस्कुरा दी। वह समझ गई कि रिचर्ड अब घाटी का सारा इतिहास सुनाएगा। उसे रिचर्ड का उत्साह अच्छा लगा। रिचर्ड सूखे पत्थरों के बारे में भी बड़े उत्साह से बातें कर सकता है। इसमें बच्चों जैसा कुतूहल है। डिप्टी कमिश्नर होने के बावजूद एक प्रकार का भोलापन है। काश कि वह भी इन बातों में दिलचस्पी ले सकती। वहां पर एक म्यूजियम भी है, तुम्हें अच्छा लगेगा। वहां से हाल ही में मैं गौतम बुद्ध का एक बुत लाया हूं। क्यों, पहले तुम्हारे पास क्या कम बुत थे जो एक और उठा लाए हो? वहां नजदीक ही खुदाई हो रही थी, बहुत से बुत मिले हैं। क्यूरेटर ने एक बुत मुझे भेंट किया है। लीजा की आंखों के सामने बंगले का बड़ा कमरा घूम गया जिसमें रिचर्ड ने तरह तरह के बुत और भारतीय लोक कला के नमूने सजा रखे थे, और अलमारियों में किताबें ठसाठस भरी थीं। यही धुन इसे कीनिया में भी सवार रहती थी। वहां अफ्रीका की लोक कला के नमूने भरता रहता था, तरह तरह के तीर कमान, मणके, पक्षियों के पर, टोटम। और यहां बुत इकट्ठे करता रहता है। लीजा का ध्यान फिर आसपास के दृश्य की ओर गया। बाईं ओर नीचे छोटे छोटे पेड़ों का घना जंगल था। उसी के अंदर से घोड़े चलाते हुए वे टीले के ऊपर आए थे। जंगल में से निकलकर टीले के ऊपर जाने पर दृश्य खुल गया था। दाईं ओर छोटे छोटे टीले थे और उनके आगे मैदान था जो फैलकर दूर धुंधलके में खो गया था।
यहाँ की मिट्टी कैसी है? लाल लाल रंग की। लीजा टीलों की ओर देखती हुई बुदबुदाई। फिर रिचर्ड की ओर मुड़कर बोली, सड़क कहाँ है? या क्या हम फिर से जंगल के रास्ते ही लौट कर जाएंगे? फिर मजाक के से स्वर में बोली, वह सड़क तो दिखाओ जिस पर से अलेक्जेंडर हिंदुस्तान आया था। उन दिनों पक्की सड़कें नहीं थीं, लीजा, लेकिन एक पुरानी सड़क लगभग 400 साल पुरानी उस टीले के पीछे से होकर चली गई है। लीजा ने रिचर्ड की ओर देखा। मोटे फ्रेम के चश्मे के नीचे रिचर्ड के चेहरे का निचला हिस्सा बड़ा नाजुक सा लगता था। लीजा का मन हुआ रिचर्ड उस इलाके के पत्थरों खंडहरों की चर्चा छोड़कर उसके साथ लाड़ प्यार की बातें करे, पर रिचर्ड अपनी लहर में बोले जा रहा था। इस इलाके के लोग भी बहुत पुराने जमाने से सैकड़ों बरसों से यहाँ बसे हुए हैं। फिर लीजा की ओर घूमकर बोला, क्या यहाँ के लोगों को तुमने ध्यान से देखा है? एक ही नस्ल के लोग हैं। नाक नक्श सबके एक जैसे हैं, एक तरह की नाक, होंठ, चौड़ा माथा, ब्राउन रंग की आंखें। यहाँ के लोगों की आंखें ब्राउन रंग की हैं। तुमने ध्यान दिया, लीजा? एक ही नस्ल के कैसे हो सकते हैं रिचर्ड, जबकि तुम कहते हो कि इस रास्ते से तरह तरह के लोग आते रहे हैं? नहीं नहीं लीजा, यही बात तो लोग भूल जाते हैं। रिचर्ड की आवाज में उत्तेजना आ गई थी, मानो वह अपनी किसी खोज को प्रमाणित करने जा रहा हो। जो लोग मध्य एशिया से सबसे पहले यहां आए, शताब्दियों के बाद उन्हीं के नाती पोते अन्य देशों से इधर आए। नस्ल सबकी एक ही थी। वे लोग जो आर्य कहलाते थे और 1000 वर्ष पहले यहां पर आए, और वे भी जो मुसलमान कहलाते थे और लगभग 1000 वर्ष पहले यहां पर आए, एक ही नस्ल के लोग थे। सभी एक ही मूल जाति के लोग थे। इन बातों को ये लोग भी जानते होंगे। यहाँ के लोग कुछ नहीं जानते, ये वही कुछ जानते हैं जो हम इन्हें बताते हैं। फिर थोड़ी देर तक मौन रहकर बोला, ये लोग अपने इतिहास को जानते नहीं हैं, ये केवल उसे जीते भर हैं। लीजा उबने लगी थी। रिचर्ड पर कोई धुन सवार हो जाए तो वह सब कुछ भूल जाता था। जितना अधिक वह अपनी धुन में खोता जाता, उतना ही अधिक लीजा पीछे धकेल दी जाती थी। अपनी किताबों में खोया हुआ रिचर्ड या तो डिप्टी कमिश्नर था या फिर इतिहास का खोजी। लीजा को वह बहुत चाहता था, लेकिन लीजा के लिए उसके पास समय नहीं था। घर में अलमारी के सामने खड़े खड़े किसी किताब के पन्ने पलटने लगता तो उसी में डूब जाता। इसी कारण लीजा जब उबने लगती तो उसकी ऊब का कोई ठिकाना नहीं होता था। हर चीज काटने को दौड़ती थी। नेटिव लोग जहर से लगने लगते और अंत में या तो वह नर्वस ब्रेक डाउन का शिकार हो जाती या फिर 6 महीने, साल के लिए विलायत लौट जाती थी। यहां पर कोई पिकनिक स्पॉट भी है? लीजा ने रिचर्ड की बात काटते हुए पूछा। रिचर्ड को धक्का सा लगा, पर यह सवाल भी उसके लिए बहुत असंगत नहीं था। बहुत है। फिर अपनी छड़ी से बाईं ओर ऊंचे पर्वत की ओर संकेत करते हुए बोला, उस पहाड़ की तलहटी पर पानी के झरने हैं और घने पेड़ों के झुरमुट हैं। जल के सोते नीचे तक पहुंचकर पहाड़ में से फूटे हैं। बहुत सुंदर जगह है। हिंदुओं ने झरनों के आसपास पत्थर की चिनाई करके वहां ताल बना लिए हैं। एक एक झरने को अलग अलग नाम दे दिया है, राम और सीता और अपनी माइथोलॉजी के अन्य नामों पर। ये कहते हुए रिचर्ड मुस्कुरा दिया, ये सोचकर कि ये नाम लीजा के लिए बड़े अनूठे और अपरिचित नाम होंगे। बहुत स्थान है, वह कहे जा रहा था। जगह जगह पर अनजाने पीरों की कब्रें हैं जिन पर लोग दिए जलाते हैं। पुराने किले हैं, मंदिर हैं। फिर बेंत से उसी पहाड़ी के दामन में फैले एक और पेड़ों के झुरमुट की ओर इशारा करते हुए बोला, वहां थोड़ी दाईं ओर भी एक बढ़िया पिकनिक स्पॉट है। वहां किसी पीर की कब्र है, मुसलमानों के किसी पीर की कब्र है। वहां पर वसंत के मौसम में एक अनूठा मेला लगता है। दूर दूर से नाचने गाने वाली औरतें जमा होती हैं और 15 दिन तक मेला लगा रहता है। दिन को लोग जुआ खेलते हैं, रात को नाच गाना होता है। तुम्हें कभी ले चलूंगा। क्या आजकल वहां मेला लगा है? हाँ, लगा है, पर इन दिनों जाना ठीक नहीं। क्यों? इन दिनों हिंदुओं और मुसलमानों के बीच तनाव पाया जाता है। दंगा फसाद का डर है। लीजा ने हिंदुओं और मुसलमानों की स्थिति के बारे में सुन रखा था, लेकिन वह इनके बारे में जानती बहुत कम थी। मैं तो अभी तक हिंदुओं और मुसलमानों को अलग अलग से पहचान भी नहीं सकती। तुम पहचान लेते हो रिचर्ड कि आदमी हिंदू है या मुसलमान? हाँ, मैं पहचान लेता हूं। घर का खानसामा क्या हिंदू है या मुसलमान? मुसलमान। तुम कैसे जानते हो? उसके नाम से, फिर उसकी छोटी सी दाढ़ी से, उसके पहनावे से भी, फिर वह नमाज पढ़ता है। यहां तक कि उसके खान पान के तरीके भी अलग हैं। तुम्हें सब मालूम है, रिचर्ड? कुछ कुछ मालूम है। तुम कितना कुछ जानते हो? तुम्हें ढेरों बातें मालूम हैं, मैं तो कुछ भी नहीं जानती। तुम मुझे भी बताना रिचर्ड, मैं भी समझना चाहती हूं। और वह तुम्हारा सेक्रेटरी, वह जो उस रोज स्टेशन पर आया था, सफेद सफेद दांतों वाला, वह कौन है? हिंदू या मुसलमान? वह हिंदू है। तुमने कैसे जाना? उसके नाम से। तुम नाम से ही जान जाते हो।
बड़ा आसान है, लीजा। मुसलमानों के नामों के अंत में अली, दीन, अहमद ऐसे ऐसे शब्द लगे रहते हैं, जबकि हिंदुओं के नामों के पीछे ऐसे शब्द जैसे लाल, चंद, राम लगे रहते हैं। रोशनलाल होगा तो हिंदू, रोशनदीन होगा तो मुसलमान, इकबाल चंद होगा तो हिंदू, और जो इकबाल अहमद होगा तो मुसलमान। इतना कुछ तो मैं कभी भी नहीं जान सकूंगी, लीजा हतोत्साह होकर बोली। और वह टर्बन वाला आदमी कौन है जो तुम्हारी गाड़ी चलाता है, जिसके लंबी सी दाढ़ी है? वह सिख है। उसे पहचानना मुश्किल काम नहीं है, लीजा हंसकर बोली। सभी सिखों के नाम के पीछे सिंह लगा रहता है, रिचर्ड ने कहा। दोनों टीले पर से नीचे उतरने लगे। हवा में हल्की हल्की तपिश आने लगी थी। सूरज निकल आया था और वातावरण पर से रहस्य का झीना पर्दा उतरने लगा था। इस इलाके में घूमने का बहुत मजा है, तुम्हें अच्छा लगेगा लीजा। हर वीकेंड कहीं न कहीं निकल जाया करेंगे। रिचर्ड का घोड़ा आगे आगे था। दोनों गोल गोल पत्थरों से अटे सूखे नाले को पार कर रहे थे। इस वीकेंड को कहां चलोगे, टेक्सला? लीजा की आवाज में रिचर्ड को हल्का सा व्यंग्य का भास हुआ। रिचर्ड के लिए टेक्सला बहुत ही सुंदर और महत्वपूर्ण स्थल था। वहां पर वह घंटों घूमता रहता था, बार बार जाना चाहता था। लेकिन लीजा, क्या लीजा को भी बंडरों में घूमना पसंद होगा? कुछ दिन के लिए वहां नहीं जा पाएंगे, लीजा। आजकल शहर में थोड़ा तनाव पाया जाता है। जब स्थिति बेहतर हो गई तो चलेंगे। इस वीकेंड तो रिचर्ड को सूझ नहीं पाया कि क्या कहे। आने वाला वीकेंड कैसा होगा, वह कहीं लीजा को ले जा पाएगा या नहीं, वह स्वयं स्पष्टतया नहीं जानता था। कहीं निकल जाएंगे, वह बुदबुदाया और नीचे पहुंचकर घोड़े की बाग मोड़ दी। नाश्ता करने से पहले रिचर्ड और लीजा बंगले के अनगिनत कमरे लांघते हुए बड़े कमरे में आकर रुक गए। अप्रैल का महीना शुरू होते ही दिन चढ़ने पर ही खिड़कियों और दरवाजों पर पर्दे डाल दिए जाते थे, जिससे घर के अंदर स्निग्ध सा अंधेरा बना रहता और दिन को भी बिजली की रोशनी की जरूरत रहती थी। चारों ओर दीवारों के साथ लगी अलमारियों में किताबें ठसाठस भरी थीं। उनके बीच जगह जगह दीवार के साथ लकड़ी के ऊंचे आधार रखे थे, जिन पर बुद्ध तथा बोधिसत्वों के अनेक ऊर्ध्वकाय बुत रखे थे। प्रत्येक बुत के ऊपर बिजली की रोशनी का अलग से प्रबंध किया गया था। बटन दबाने पर रोशनी ऐसे कोण से बुत के चेहरे पर पड़ती कि उसका रूप खिल उठता। इनके अतिरिक्त दीवारों पर भारतीय चित्रकला के अनेक चित्र, अंगीठी पर गुड़िया और ताम्रपत्र पर लिखा एक ग्रंथ रखे थे। अंगीठी के सामने शिलालेख का एक बड़ा सा टुकड़ा लकड़ी के कुंदे के सहारे खड़ा था। निकट ही 3 मूड़े और काली लकड़ी की एक लंबी नीची तिपाई रखी थी। यहां रिचर्ड पाइप सो लगाकर पड़ा करता था। यहीं पर खानसामा स्टोव पर पानी की केतली और चाय के बर्तन भी रख जाता था। रिचर्ड को स्वयं चाय बनाकर पीने का शौक था। तिपाई पर अधखुली किताबें, पत्रिकाएं रखी थी और साथ में पाइप स्टैंड रखा था, जिसमें तरह तरह के 7-8 पाइप रखे थे। तिपाई के एन ऊपर बड़े गोल शेड का लैंप लटक रहा था। पढ़ते समय बत्ती जलाने पर प्रकाश का वृत्त इन्हीं 3 मूड़ों और तिपाई पर ही बना रहता, बाकी कमरे में अंधेरा रहता था। लीजा की कमर में हाथ डाले रिचर्ड बुद्ध की मूर्तियां, जिन्हें उसने लीजा के चले जाने के बाद इकट्ठा किया था, एक एक करके दिखा रहा था। बंगले के बाहर होता हूं तो हिंदुस्तान के किसी शहर में होता हूं, बंगले में लौटता हूं तो पूरे हिंदुस्तान में लौट आता हूं, रिचर्ड कह रहा था। मोटे काले फ्रेम का चश्मा, मुंह में पाइप, कोहनियों पर लगे झब्बों वाला पुराना कोट और नीचे काडराई की ढीली सी पतलून पहने एक कमरे से दूसरे कमरे में जाता हुआ रिचर्ड किसी संग्रहालय का क्यूरेटर लगता था। वे बुद्ध की एक मूर्ति के सामने आकर रुक गए। बुद्ध की मूर्तियों की सबसे बड़ी खूबी वह धीमी सी मुस्कान है जो उसके होठों के आसपास खेलती रहती है। बुद्ध के चेहरे को ऐसी रोशनी में रखना चाहिए जिसमें यह मुस्कान उघड़ आए। ठहरो, मैं तुम्हें दिखलाता हूं, रिचर्ड ने कहा और सामने रखी बुद्ध की मूर्ति को थोड़ा दाईं ओर को घुमा दिया और बटन दबा दिया, जिससे बुद्ध के एन ऊपर टंगी रोशनी जग गई। देखा लीजा, देखा, रिचर्ड ने चहक कर कहा। लीजा को भी लगा कि बुद्ध के चेहरे पर मुस्कान सहसा खिल उठी है, शांत, स्निग्ध, तनिक व्यंग्यपूर्ण मुस्कान। मुस्कान होठों के कोनों में छिपी रहती है। 45 डिग्री के कोण पर से हल्की सी रोशनी डालो तो जैसे मुस्कान फूटकर बाहर आ जाती है। अब इसी का कोण मोड़ दूं तो मुस्कान बहुत कुछ ओझल हो जाएगी। लीजा ने मुड़कर रिचर्ड के चेहरे की ओर देखा। ये आदमी लोग कितने अजीब होते हैं, कितना रस ले लेकर पत्थरों और खंडहरों के बारे में बातें करते रहते हैं। कोई स्त्री इन बातों के बारे में जानते हुए भी इतना चहकेगी नहीं, इतनी डींग नहीं मारेगी। उसने रिचर्ड का बाजू दबा दिया और उसके कंधे पर अपना गाल रख दिया। बुद्ध के बुतों की यही सबसे बड़ी खूबी है, एक हल्की सी मुस्कान बुद्ध के होठों पर खेलती रहती है, रिचर्ड ने कहा और झुककर लीजा के बालों को चूम लिया। हर कमरे में तरह तरह की बत्तियां थीं। जहां कहीं बैठने का प्रबंध था, वहां से घंटी की तार किचन तक अथवा बाहर बरामदे तक चली गई थी।
इन कमरों में घूमते रिचर्ड को देखकर कोई नहीं कह सकता था कि वह जिले का सबसे बड़ा अफसर है। यहां पर तो वह भारतीय इतिहास का मर्मज्ञ था, भारतीय कला का पारखी। हाँ, जब वह प्रशासक की कुर्सी पर बैठता तो वह ब्रिटिश साम्राज्य का प्रतिनिधि था और उन नीतियों को कार्यान्वित करता जो लंदन से निर्णीत होकर आती थीं। एक काम को दूसरे काम से अलग रखना, एक भावना को दूसरी भावना से अलग रखना उसके प्रशिक्षण की, उसके स्वभाव की विशिष्टता थी। वह एक तरह के काम से बिल्कुल दूसरी तरह के काम में बड़ी आसानी से अपने को ढाल लेता था। वह निजी रुचियों को सरकारी काम से अलग रख सकता था, अलग से देख सकता था। एक विशेष अनुशासन में उसका जीवन घूमता था। सप्ताह में 3 दिन वह कचहरी करता था, जिला मजिस्ट्रेट के नाते मुकदमे सुनता था। जब जज की कुर्सी पर बैठता तब वह भूल जाता कि वह हाकिमों का नुमाइंदा है और नेटिव लोगों के मुकदमे सुन रहा है। तब वह न्याय करता, इंडियन पीनल कोड की धाराओं को यथावत लागू करता। एक क्षेत्र के विचार और भावनाएं दूसरे क्षेत्र में उलझ नहीं पाती थीं। इसी कारण से उसे मानसिक परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता था। वह कभी भी द्विविधा का शिकार नहीं होता था। उसके अपने विश्वास क्या हैं, धारणाएं क्या हैं, इनके बारे में निश्चय से कुछ भी कह पाना कठिन था। शायद रिचर्ड ने यह सवाल अपने से भी कभी न पूछा होगा। जब कभी द्विविधा उठती तो वह अपने संवेदन को, अपने विचारों को अपनी डायरी में उंडेल देता था। प्रशासन के क्षेत्र में उसकी निजी मान्यताओं का कोई दखल नहीं था, बल्कि वे असंगत थीं। यह विचार कि हमारा आचरण हमारी मान्यताओं के अनुरूप होना चाहिए, एक ऐसा भोंडा आदर्शवाद है जिससे सिविल सर्विस में नाम लिखाते ही अफसर अपना पिंड छुड़ा लेता है। फिर रिचर्ड की अपनी भूमिका क्या थी? प्रशासन में उसका विशिष्ट योगदान किस बात में था? वह उस योग्यता में पाया जाता था जिससे वह ब्रिटिश सरकार की नीतियों को कार्यान्वित करता था। उस पैनी दृष्टि में था, उस सूझ में था जिससे वह स्थिति को समझ लेता था, तथ्यों को पकड़ लेता था। उस चौकसी में था जिससे बिना किसी आहट के ब्रिटिश सरकार की नीतियों को अमली जामा पहनाया जाता था। यूं तो यह सवाल ही असंगत है कि उसकी निजी मान्यताएं क्या थीं। कोई भी व्यक्ति अपना व्यवसाय चुनते समय उसके नैतिक पक्ष के बारे में सोचता ही कब है? वह तो केवल निजी लाभ और निजी हित के बारे में ही सोचता है। एक दूसरे की कमर में हाथ डाले दोनों डाइनिंग रूम की ओर चल पड़े। लीजा को घर में यही कमरा सबसे अधिक पसंद था। बलूत की लकड़ी की बनी काले रंग की गोल मेज के एन बीचों बीच पीतल की एक चौड़ी गोल तश्तरी रखी थी जिसमें लाल गुलाब के फूल चुन चुनकर भर दिए गए थे। इस तश्तरी के एन ऊपर जालीदार शेड वाला बिजली का लैंप था जो छत पर से लटककर सीधा तश्तरी के ऊपर उतर आया था। रोशनी का वृत्त सीधा फूलों की तश्तरी पर पड़ रहा था और जालीदार शेड में से छन छनकर रोशनी टेबल पर रखी चीनी की सुंदर प्लेटों और उसके आसपास रखे लाल रंग के सर्वेटों पर पड़ रही थी। रिचर्ड को इस तरह की सजावट में रस मिलता था और लीजा जानती थी कि उसके साथ रहते हुए उसे रिचर्ड की ही सनकों के अनुरूप अपने को ढालना होगा। मेज पर नाश्ते के लिए बैठने से पहले रिचर्ड दहलीज पर ठिठका खड़ा रहा। क्या सोच रहे हो? लीजा ने रिचर्ड के कंधे पर सिर रखते हुए कहा। सोच रहा हूं कि कहां से शुरू करूं। तुम यहां के लोगों के बारे में जानना चाहती हो न, यहां की स्थितियों के बारे में? मैं कुछ भी जानना नहीं चाहती। मैं यही जानना चाहती हूं कि तुम दफ्तर से कब लौटोगे। और लीजा हाथ बढ़ाकर रिचर्ड का वक्ष सहलाने लगी। रिचर्ड ने झुककर उसके होंठ चूम लिए। अभी से उबने लगी। उसे फिर से भास हुआ जैसे क्षितिज पर कोई बादल का टुकड़ा नमूदार हो गया है जो धीरे धीरे बड़ा होने लगेगा, गहराने लगेगा और समय पाकर सारे आकाश को ढक लेगा। रिचर्ड ने उसे और ज्यादा जोर से बाहों में भींच लिया, पर रिचर्ड को इस दुलार में कोई विशेष रस नहीं मिल रहा था। इसके पीछे एक प्रकार की आशंका थी कि अब की बार लीजा के साथ कैसे दिन करेंगे। अपने होठों से लीजा के बाल और माथा और आंखें सहलाते हुए उसे किसी विशेष उत्तेजना का भास नहीं हो रहा था। रात को जिस देह को उत्तेजना और आग्रह के साथ वह लीजा की देह के साथ चिपटाए रहता था, इस समय वही देह उसे स्थूल और मांसलसी लग रही थी। लीजा को बहलाने के लिए वह केवल प्रेम का अभिनय कर रहा था, एक प्रकार का फर्ज अदा कर रहा था। तभी मेज के पीछे अंधेरे में खड़ा खानसामा धीरे से आगे बढ़ाया। रोशनी के वृत्त में पहुंचने पर उसकी सफेद वर्दी पर बंधा लाल रंग का कमरबंद चमक उठा। दबे पांव, तनिक भी आहट किए बिना वह मेज पर नाश्ता लगाने लगा। लीजा और रिचर्ड पहले ही की भांति एक दूसरे की बाहों से बंधे रहे। पहले पहल, जब कभी खुले दरवाजे में खड़े वे एक दूसरे से प्यार कर रहे होते और कोई खानसामा या नौकर अचानक किसी काम से आ जाता तो लीजा ठिठक अलग हो जाती थी, पर रिचर्ड उसे बाहों में दबाए रखता और खानसामा अपना काम करता रहता। झेप के कारण लीजा अपनी आंखें बंद कर लेती ताकि वह खानसामा की उपस्थिति को भूली रहे, पर धीरे धीरे वह समझ गई थी कि खानसामा एक नेटिव ही तो है, इस पर भी मामूली खानसामा है, इसलिए उसकी उपस्थिति को वह बाधा नहीं समझती थी। अब की बार तुम्हें जरूर किसी न किसी काम में दिलचस्पी लेते रहना चाहिए, लीजा। किस काम में? कितने ही काम हैं।
डिप्टी कमिश्नर की पत्नी तो जिले की प्रथम महिला गिनी जाती है। तुम जो भी काम हाथ में लोगी, उसी में अन्य अफसरों की बीवियां तुम्हारी मदद करेंगी। मैं जानती हूँ। रेड क्रॉस के लिए चंदा इकट्ठा करो, फ्लावर शो का आयोजन करो, बच्चों का फीड तैयार करो, सैनिकों की मदद के लिए कपड़े और जूते इकट्ठे करो, यही ना। एक और संस्था भी है जो यहाँ खोलने का इरादा है, जानवरों की देखभाल और रक्षा के लिए। यहाँ पर अभी तक इस किस्म की कोई संस्था नहीं है। कैंटोनमेंट की सड़कों पर आवारा कुत्ते घूमते रहते हैं, उन्हें हटाना। घोड़ा गाड़ियों में बूढ़े लंगड़े घोड़े जुते रहते हैं, इनका क्या करोगे? इन्हें मरवा देना चाहिए। इनसे काम लेते रहना तो जुल्म है। आवारा कुत्ते बीमारी फैलाते हैं, हलक जाते हैं तो लोगों को काट खाते हैं। तुम कोई सा काम चुन लो जिसमें तुम्हारी रुचि हो। तुम तो डिप्टी कमिश्नरी करो और मैं कुत्ते मरवाती फिरूं, मुझे क्या पड़ी है? उसने कहा, तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो। तुम हमेशा मेरे साथ मजाक करते हो। मैं मजाक नहीं करता, मैं तो चाहता हूं तुम किसी न किसी काम में रुचि लेने लगो। मैं तुम्हारे कामों में रुचि लूंगी। तुम मुझे बताओ जो सुबह बता रहे थे, हिंदुस्तानी लोगों के बारे में। रिचर्ड मुस्करा दिया। सुनो, सभी हिंदुस्तानी चिड़चिड़े मिजाज के होते हैं, छोटे से उकसाव पर भड़क उठने वाले, धर्म के नाम पर खून करने वाले, सभी व्यक्तिवादी होते हैं और सभी सफेद चमड़ी वाली औरतों को पसंद करते हैं। लीजा को वाक्य का अंतिम अंश सुनते हुए लगा कि रिचर्ड फिर मजाक करने लगा है। लीजा की नजर में वह बड़ा विद्वान और योगी व्यक्ति था, पर उसे यह भी लगता कि वह लीजा को जाहिल समझता है और उसके वाक्यों में अक्सर व्यंग्य छिपा रहता है। गंभीर विषय पर बात करते हुए भी वह सहसा एकाध वाक्य ऐसा लगा देता मानो मजाक कर रहा हो। इससे लीजा को शक होने लगता कि उसकी गंभीर बात में भी कोई तथ्य है या वह भी मजाक ही थी। तुम कोई भी बात मेरे साथ संजीदगी से नहीं करते, लीजा ने उलाहने के स्वर में कहा। संजीदगी से बात करने में तुक ही क्या है? रिचर्ड ने खोए खोए मन से कहा। सुनो लीजा, यहां पर शायद कोई गड़बड़ हो। लीजा ने आंखें ऊपर उठाईं और रिचर्ड के चेहरे की ओर देखने लगी। क्या गड़बड़ होगी? फिर जंग होगी? नहीं, मगर हिंदुओं और मुसलमानों के बीच तनातनी बढ़ रही है, शायद फसाद होंगे। ये लोग आपस में लड़ेंगे। लंदन में तो तुम कहते थे कि ये लोग तुम्हारे खिलाफ लड़ रहे हैं। हमारे खिलाफ भी लड़ रहे हैं और आपस में भी लड़ रहे हैं। कैसी बातें कर रहे हो? क्या तुम फिर मजाक करने लगे? धर्म के नाम पर आपस में लड़ते हैं, देश के नाम पर हमारे साथ लड़ते हैं, रिचर्ड ने मुस्कुराकर कहा। बहुत चालाक नहीं बनो, रिचर्ड, मैं सब जानती हूं। देश के नाम पर लोग तुम्हारे साथ लड़ते हैं और धर्म के नाम पर तुम इन्हें आपस में लड़ाते हो। क्यों? ठीक है ना? हम नहीं लड़ाते, लीजा, ये लोग खुद लड़ते हैं। तुम इन्हें लड़ने से रोक भी तो सकते हो, आखिर हैं तो ये एक ही जाति के लोग। रिचर्ड को अपनी पत्नी का भोलापन प्यारा लगा। उसने झुककर लीजा को चूम लिया, फिर बोला, डार्लिंग, हुकूमत करने वाले यह नहीं देखते प्रजा में कौन सी समानता पाई जाती है। उनकी दिलचस्पी तो यह देखने में होती है कि वे किन किन बातों में एक दूसरे से अलग हैं। तभी खानसामा ट्रे उठाए चला आया। उसे देखकर लीजा बोली, यह हिंदू है या मुसलमान? तुम बताओ, रिचर्ड ने कहा। लीजा देर तक खानसामा की ओर देखती रही जो ट्रे का सामान रख चुकने के बाद बुत का बुत बना खड़ा रहा। हिंदू है। रिचर्ड हंस दिया। गलत। गलत क्यों? फिर ध्यान से देखो। लीजा ने ध्यान से देखा। सिख है, इसके दाढ़ी है, सिर पर टर्बन है। रिचर्ड फिर हंस दिया। खानसामा अभी भी मूर्तिवत निश्चेष्ट खड़ा था, उसके चेहरे की एक भी मांसपेशी नहीं हिली थी। इसने दाढ़ी को तराश रखा है। सिख लोग दाढ़ी को तराश नहीं सकते, यह उनके धर्म के खिलाफ है। ये तो तुमने मुझे नहीं बताया था, लीजा बोली। मैंने कितनी ही और बातें तुम्हें नहीं बताई हैं। जैसे ये कि सिखों के 5 निशान होते हैं, बालों के अलावा 4 चिन्ह और हैं। हिंदुओं के सिर पर चुटिया होती है और मुसलमानों के भी अपने निशान होते हैं। फिर खान पान में भी हिंदू गाय का मांस नहीं खाते और मुसलमान सुअर का मांस नहीं खाते। सिख लोग झटके का मांस खाते हैं जबकि मुसलमान लोग हलाल का मांस खाते हैं। तुम नहीं चाहते कि मैं इनके बारे में कुछ भी सीख पाऊं। इतनी ढेर सी बातें किसी को याद रह सकती हैं। फिर खानसामे की ओर देखकर बोली, ये सब जान लेने पर क्या मैं देखते ही बता सकूंगी कि आदमी हिंदू है या मुसलमान? एक एक निशान देखे बिना कोई कैसे बता सकता है? फिर हंसकर बोली, मैं शर्त बांधकर कह सकती हूं कि इन लोगों को खुद नहीं मालूम होता होगा कि हिंदू कौन है और मुसलमान कौन है। और रिचर्ड, तुम भी झूठ बोलते हो, तुम्हें भी पता नहीं चलता होगा। फिर खानसामा की ओर मुखातिब होकर बोली, खानसामा, तुम मुसलमान? मुसलमान, मेम साहब।
तुम हिंदू को मारेगा। खानसामा सकपका गया। उसने आंख उठाकर मेम साहब की ओर देखा, फिर मुस्कुराकर साहब की ओर देखने लगा। फिर वह आगे बढ़कर रोशनी के वृत्त में आ गया और एक तश्तरी साहब के सामने बढ़ा दी जिस पर एक तह किया हुआ कागज रखा था, और फिर पीछे अंधेरे में हट गया। रिचर्ड ने कागज को खोलकर देखा और फिर तह करके तश्तरी पर रख दिया। क्या है रिचर्ड? नगर की रिपोर्ट है, लीजा, रिचर्ड ने धीमे से कहा और अपने विचारों में खो गया। कैसी रिपोर्ट, रिचर्ड? शहर की स्थिति की। तुम तो जानती हो मेरे पास हर रोज सुबह 3-4 महकमों की रिपोर्ट आती है। पुलिस सुपरिटेंडेंट की, हेल्थ ऑफिसर की, सिविल सप्लाईज ऑफिसर की। मुझे माफ करना, कहता हुआ रिचर्ड खाने वाले कमरे के बाहर निकल गया। थोड़ी देर तक लीजा हतबुद्धि सी बैठी रही। रिचर्ड ने अभी तक कॉफी नहीं पी थी। वह असमंजस में थी कि वह स्वयं कॉफी पी ले या रिचर्ड का इंतजार करे, पर रिचर्ड शीघ्र ही लौट आया। ये किसकी रिपोर्ट थी, रिचर्ड? पुलिस सुपरिटेंडेंट की, रिचर्ड ने कहा। फिर आश्वासन के स्वर में बोला, कोई खास बात नहीं है, रोज की रूटीन रिपोर्ट है। लेकिन लीजा को लगा जैसे रिचर्ड कुछ छिपा रहा है। कुछ तो है रिचर्ड, तुम कुछ छिपा रहे हो। छिपाने को है क्या लीजा? फिर तुमसे छिपाऊंगा। शहर की बातों से मुझे या तुम्हें लगाव ही क्या है कि मैं छिपाता फिरूं? फिर भी कुछ तो है। सुपरिटेंडेंट ने क्या क्या लिखा है? उसने इतना भर लिखा है कि शहर में थोड़ा तनाव पाया जाता है, हिंदुओं और मुसलमानों के बीच। मगर यह कोई नई बात नहीं है। हिंदुस्तान में आजकल जगह जगह ये तनाव पाया जाता है। फिर तुम क्या करोगे, रिचर्ड? मुझे क्या करना चाहिए, लीजा? मैं शासन करूंगा। और क्या करूंगा? लीजा ने आंखें ऊपर उठाईं। तुम फिर मजाक करने लगे, रिचर्ड? मैं मजाक नहीं कर रहा। अगर हिंदुओं और मुसलमानों के बीच तनाव पाया जाता है तो मैं क्या कर सकता हूं? तुम उनका झगड़ा निपटाओगे नहीं? रिचर्ड मुस्कुरा दिया और कॉफी का घूंट भरकर सहज भाव से बोला, मैं उनसे कहूंगा तुम्हारे धर्म के मामले तुम्हारे निजी मामले हैं, इन्हें तुम्हें खुद सुलझाना चाहिए। सरकार तुम्हारी मदद करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। तुम उनसे ये भी कहना कि तुम एक ही नस्ल के लोग हो, तुम्हें आपस में नहीं लड़ना चाहिए। तुमने मुझे यही बताया था न रिचर्ड? जरूर कहूंगा, लीजा, रिचर्ड ने तनिक व्यंग्य से कहा। दोनों चुपचाप कॉफी के घूंट भरते रहे। फिर सहसा लीजा का चेहरा चिंतित हो उठा। तुम्हें तो कोई खतरा नहीं है ना, रिचर्ड? नहीं, लीजा, अगर प्रजा आपस में लड़े तो शासक को किस बात का खतरा है? लीजा के जेहन में बात उतरी तो उसकी आंखों में रिचर्ड के प्रति आदर भाव छलक आया। ठीक ही तो कहते थे। तुम कितना कुछ जानते हो, रिचर्ड। तुम सचमुच बड़े समझदार हो। मैं यूं ही डर गई थी। मुझे जैक्सन की पत्नी ने एक बार बताया था कि हिंदुस्तानियों की किसी भीड़ को तितर बितर करने के लिए जैक्सन अकेला रिवॉल्वर हाथ में लिए भीड़ के पीछे पीछे भागने लगा था, और वह पोर्टिको पर खड़ी देख रही थी और बेहद डर गई थी कि जाने क्या हो जाए। तुम सोचो रिचर्ड, अकेला जैक्सन और सड़कों पर लोगों की भीड़, कुछ भी तो हो सकता था। तुम चिंता नहीं करो, लीजा। रिचर्ड ने कुर्सी से उठकर लीजा का गाल थपथपाया और बाहर निकल गया।